नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और फिर हाजिर हुए हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं रोम डिक्लेरेशन। रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस। पहले इसको पढ़ते हैं खबर को, फिर इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में सवाल केवल खबर से नहीं बनते हैं, बल्कि उन खबरों के विश्लेषण और समझ से सॉल्व होते हैं। पहले देखिए, रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस। पहले पूरा खबर पढ़ लेते हैं। यह विचार कई वर्षों से मौजूद है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु हथियार जैसी तकनीकों के माध्यम से मानवता के लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है। रोम डिक्लेरेशन क्या कहता है? इस खतरे से निपटने के लिए किसी विशिष्ट संधि के अभाव में 16 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एआई वैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं और अन्य प्रमुख हस्तियों के एक समूह ने रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस पर हस्ताक्षर किए। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या डिक्लेरेशन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि की मांग करता है जो स्वायत्त प्रणालियों यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम को परमाणु हथियार लॉन्च करने की प्रक्रिया तक पहुंचने से प्रतिबंधित करे। एआई और निर्णयन क्षमता। एआई संचालित प्रणालियां बहुत तेजी से काम कर सकती हैं और निर्णय लेने की समय सीमा कई घंटों से घटकर कुछ सेकंड रह सकती है। सामान्यतः जब मिसाइल का सिग्नल डिटेक्ट तो पहले मानव द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है और विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय, यानी कि क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। सामान्यतः जब मिसाइल का सिग्नल डिटेक्ट होता है तो पहले मानव द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है और उसके बाद विमर्श के बाद कोई निर्णय किया जाता है कि रिप्लाई करना है कि नहीं करना है। परंतु एआई केवल पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर काम करता है और सिग्नल मिलते ही वो तुरंत एक्शन में आ जाएगा। अब समझिए कि क्या चिंता व्यक्त की गई है एआई को लेकर के। यहाँ पर एक खबर है कि एआई की हेलुसिनेशन, डाटा पॉइजनिंग और फॉल्स पॉजिटिव का खतरा। तो हम लोग समझेंगे कि हेलुसिनेशन, डाटा पॉइजनिंग और फॉल्स पॉजिटिव क्या है। एलएलएमएस और डीप न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ ज्ञात समस्याएं हैं, जैसे हेलुसिनेशन और डाटा पॉइजनिंग। डाटा पॉइजनिंग में प्रशिक्षण डेटा को दुर्भावनापूर्ण तरीके से दूषित करके एआई के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। भू राजनीतिक संकट में परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। यदि एल्गोरिथमिक फॉल्स पॉजिटिव के कारण निर्णय का समय केवल कुछ सेकंड रह जाए तो अनजाने में जवाबी हमला हो सकता है। इसके परिणाम अप्रत्याशित या विनाशकारी हो सकते हैं। और एआई का ब्लैक बॉक्स और नैतिक समस्या, ये क्या है इसको भी समझिए। तो एआई का ब्लैक बॉक्स और नैतिक समस्या। अधिकांश एआई मॉडल्स की रीजनिंग एक प्रकार के ब्लैक बॉक्स के भीतर होती है। ऐसे मॉडल्स पर उन निर्णयों के लिए निर्भर होना जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेख के अनुसार नैतिक और वैज्ञानिक जिम्मेदारी के विपरीत है। ठीक है। तो ये जो रोम डिक्लेरेशन है वो क्या है? तो रोम डिक्लेरेशन नोबेल पुरस्कार विजेता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैज्ञानिक और धार्मिक नेताओं ने
मिलकर एक डिक्लेरेशन जारी किया है, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी इस डिक्लेरेशन की, इसको भी समझिए। इन लोगों का मानना है कि आने वाले भविष्य में एआई इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जो परमाणु हथियार हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल हैं और युद्ध प्रणाली हैं, इन सबको एआई के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और किया भी जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इन सबको नियंत्रित किया जाता है, और यही मुख्य चिंता का कारण है। क्यों कारण है तो समझिए कि यदि एआई से गलती हो गई तो पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कि अब पहले किसी मनुष्य के पास न्यूक्लियर वेपन्स का बटन होता था, अब वो आपस में सलाह मशवरा करके फिर उसका वो डिसीजन लेता था, लेकिन एआई सेल्फ डिसीजन लेगा कि कब उसको न्यूक्लियर वेपन्स चलाना है। तो ये मानवता के लिए कितना खतरा हो सकता है। तो रोम डिक्लेरेशन की मांग क्या है। रोम डिक्लेरेशन यह चाहता है कि एआई को परमाणु हथियार का कंट्रोल न दिया जाए। जैसे आप समझिए कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यदि रसिया, आज के डेट में रसिया के न्यूक्लियर वेपन्स का कमांड एआई के हाथ में है, और यदि पूरा रसिया को भी नष्ट कर दिए, पूरा सेना भी नष्ट हो गया, तो पता है एआई में वो कमांड दिया पड़ा है कि वो सेल्फ डिसीजन लेगा और पूरे दुनिया पर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हिट करना चालू कर देगा। तो जो रोम डिक्लेरेशन है उसका पहला मांग यही है कि एआई को परमाणु हथियार को नियंत्रित करने से रोका जाए। ठीक है, यानी वो लॉन्च करने की जिम्मेदारी उसको न दी जाए। अंतिम निर्णय हमेशा ह्यूमन के पास होना चाहिए, मनुष्य के पास होना चाहिए, और एआई पर कुछ इंटरनेशनल रूल्स बनाए जाने चाहिए। ठीक है, एआई पर इंटरनेशनल रूल्स बनाए जाने चाहिए। तो एआई को लेकर के इतना चिंता क्यों है। एआई को लेकर के चिंता का कारण है कि यदि एआई तमाम हथियार को स्वनियंत्रित करता है, जैसे ड्रोन को, मिसाइल्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को, तो क्या हो सकता है। देखिए पहले क्या होता था कि कोई देश यदि आप पर मिसाइल मारा तो जो अधिकारी होते थे, सरकार, वो आपस में जो विशेषज्ञ होते थे वो पहले आपस में विचार विमर्श करते थे, है ना। कई लोगों से सलाह ली जाती थी कि इस पर किस तरह का रिस्पांस देना है, क्या प्रतिक्रिया करनी है, और पुष्टि होने के बाद फिर कार्रवाई होती थी। लेकिन एआई के साथ क्या हो सकता है, यदि एआई सेल्फ कंट्रोल कर रहा हो ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को, तो क्या हो सकता है एआई कुछ ही सेकंड में निर्णय ले सकता है, कुछ ही सेकंड में, कि यदि आपके ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर कोई हमला हुआ तो क्या हो सकता है कि एआई तुरंत कुछ सेकंड में ही रिस्पॉन्ड कर देगा और सीधा मिसाइल हिट कर देगा। और यदि एआई से थोड़ी सी भी चूक हो गई, गलती हो गई, तो बड़ा युद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एआई की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो एआई की प्रमुख समस्या में आता है हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन। अब देखिए प्रमुख समस्या में क्या है, हेलुसिनेशन, डाटा पॉइजनिंग और फॉल्स पॉजिटिव। समझिए ये तीनों क्या है। हेलुसिनेशन क्या है कि एआई यदि गलत जानकारी को सही बताने लगे उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कि एआई इतिहास के किसी प्रश्न को पूरे आत्मविश्वास के साथ सही बता रहा हो कि नहीं ऐसा सही है, तो इसी को हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो
गलत जानकारी को सही बताना, एआई के द्वारा गलत जानकारी को सही बताना हेलुसिनेशन कहलाता है। ये याद रख लेंगे, गलत जानकारी को सही बताना क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन कहलाता है। दूसरी तरफ है कि डाटा पॉइजनिंग क्या है? तो डेटा पॉइजनिंग में ये होता है कि एआई गलत डेटा या झूठ बोलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एआई को गलत डेटा यानी झूठ सिखाया ही जाता है। जब एआई को प्रोग्राम किया जाता है तो उसी समय उसमें जानबूझ करके गलत डेटा को फिक्स किया जाता है। अब देख लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो साइबर अटैक होता है, किसी साइबर अटैक के जरिए एआई के प्रशिक्षण डेटा में गलत जानकारी को डाल दिया जाए तो क्या होगा? एआई उसके बाद क्या करेगा? गलत, या मतलब एआई को आपने जानबूझ करके गलत सिखाया, झूठ सिखाया, और वो झूठ को क्या होगा? सही मानेगा। अब मान लीजिए कि डेटा पॉइजनिंग में क्या होता है? गलत जानकारी, एआई में गलत जानकारी डाल देना, गलत जानकारी डाल देना। और ऐसा संभव है कि जो साइबर अटैक होता है उसके जरिए एआई को, जो आपके मिसाइल को कंट्रोल कर रहा है, और उसमें यदि साइबर हैकर्स जो है वो इसके जो प्रशिक्षण डेटा है उसमें फेरबदल कर दे, और ये क्या करे कि इसमें डाल दे प्लेन जो है वो मिसाइल है, प्लेन को इसमें डाल दे कि वो मिसाइल है। अब इसमें क्या हो गया? प्लेन इसके लिए मिसाइल हो गया। यही डेटा पॉइजनिंग है। अब हैकर्स डाल दिया प्लेन मिसाइल है, देखते के साथ हिट कर देना। अब मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर से अमेरिका का प्लेन जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, अब वो क्या करेगा? उसको लगेगा कि ये तो इंडिया पर अटैक हो गया, मिसाइल, वो प्लेन को मिसाइल समझेगा और अमेरिकन प्लेन को जाके हिट कर देगा। इसको कहते हैं डेटा पॉइजनिंग। इससे युद्ध क्या हो सकता है? भड़क सकता है। अब देख लीजिए, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव डेटा पॉइजनिंग की वजह से ही होता है कि कई बार ऐसा होगा कि सुरक्षित चीज को भी एआई खतरा मान ले। सुरक्षित सुरक्षित चीज को भी क्या मान ले एआई? सुरक्षित चीज को भी वो खतरा समझ बैठे। जैसे क्या? प्लेन सुरक्षित है और उसमें डेटा पॉइजनिंग के जरिए ये फिट कर दिया गया कि भाई प्लेन जो है वो मिसाइल है, तो अब उसको प्लेन क्या लगेगा? सुरक्षित लगेगा या खतरा लगेगा? तो उसको प्लेन खतरा लगेगा। इसी को कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, इसी को कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा? अब कोई किसी देश का विमान भारत के टेरिटरी से गुजर रहा है, उसको वो हिट कर देगा जा करके मिसाइल से, तो युद्ध भड़क सकता है। और इसके बाद एक और फैक्ट्स है, एआई ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स, तो देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या होता है? एआई ब्लैक बॉक्स। ठीक है, देखिए एआई जो निर्णय लेता है, यानी एआई जो डिसीजन लेता है, तो एआई यह नहीं बताता है कि उसने यह डिसीजन क्यों लिया। एआई आपको ये नहीं बताएगा कि उसने यह डिसीजन क्यों लिया। यानी एआई के अंदर क्या हुआ ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई प्लेन क्रैश हुआ तो उसका ब्लैक बॉक्स हम लोग ढूंढते हैं, ब्लैक बॉक्स नाम है लेकिन वो ऑरेंज कलर का होता है। उस ब्लैक बॉक्स से सारा जानकारी हमको मिल जाता है कि प्लेन में क्या गड़बड़ी रहा होगा जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। ठीक है, लेकिन एआई ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, और एआई इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है,
तो एआई किसी योग्य व्यक्ति को ही, क्वालिफाइड पर्सन को रिजेक्ट कर देता है। तो एआई आपको ये नहीं बताएगा कि इसने उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया। इसी को कहते हैं एआई का ब्लैक बॉक्स। ठीक है, यानी एआई जो डिसीजन लेता है वो क्यों लिया ये आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर में क्या था, उसने डिसीजन क्यों लिया। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है नैतिक समस्या की। ठीक है, जो एथिकल प्रॉब्लम्स है। कैसे कि यदि एआई कोई गलत डिसीजन ले लिया जिससे कि लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है, कोई युद्ध भड़क सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एआई लेगा या सरकार लेगी? है ना, ये भी तय नहीं है। तो एक एथिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो यही है हमारा रोम डिक्लेरेशन। इसमें जितने भी टेक्निकल वर्ड्स थे उसको उम्मीद करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन किए और आप इसको समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है हमारा, वेयर डज द लॉ स्टैंड ऑन इंटरनेट शटडाउन्स। अब इस खबर को पढ़ देते हैं। वेयर डज द लॉ स्टैंड ऑन इंटरनेट शटडाउन्स। देखिए ये खबर क्यों आया है। चलो संसद प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्से में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इंटरनेट शट डाउन क्या है? इसका अर्थ है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को जानबूझकर बाधित करना। जैसे कई शहर में इंटरनेट को जब कोई ऐसी घटनाएं होने की आशंका हो जिससे कि उपद्रव मच सकता है, शांति भंग हो सकता है, आम लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है, तो कई बार अफवाहों से बचने के लिए जानबूझ करके सरकार इंटरनेट सेवा को बाधित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी विशेष आबादी या किसी निश्चित स्थान के लोगों के लिए इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक संचार अनुपलब्ध या प्रभावी रूप से अनुपयोगी हो जाते हैं। ना वहाँ आपका व्हाट्सएप काम करेगा, ना फेसबुक काम करेगा, ना इंस्टाग्राम चलेगा, क्योंकि इंटरनेट ही बंद है। ऐसा अक्सर सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब कि भ्रम न फैलाया जा सके सूचना के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये जो है इंटरनेट शटडाउन कब लगाया जाता है, तो जान लीजिए अधिकांश इंटरनेट शटडाउन तब आदेशित किए जाते हैं जब बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना हो। ठीक है, इनमें इनमें निम्न परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं, जैसे राजनीतिक कारणों से बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हिंसक विरोध प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन या सेलिब्रेशन। इन सब समय पे इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। दूरसंचार अधिनियम के तहत शर्तें धारा 22B के तहत दूरसंचार सेवा केवल निम्न परिस्थितियों में सस्पेंड की जा सकती है, जैसे सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति हो, सार्वजनिक सुरक्षा, और इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है सरकार के लिए। यानी सवाल उठा है किससे, तो सवाल उठा है इंटरनेट शटडाउन से, कि इंटरनेट शटडाउन किस कंडीशंस में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेट शटडाउन क्यों लगाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब किसी बड़ी राजनीतिक सभा हो या कोई धरना प्रदर्शन हो और उसमें भ्रम की स्थिति से बचने के लिए इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। अब आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं इंटरनेट शटडाउन को। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है, तो इंटरनेट शटडाउन में क्या होता है कि कुछ मतलब इंटरनेट सेवा को
बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। ऐसा किसी राज्य में हो सकता है, किसी जिले में हो सकता है, किसी प्रखंड में हो सकता है, मतलब उस क्षेत्र विशेष में जहां पर सरकार को लगती है कि हिंसा भड़क सकती है, तो कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। इसी को इंटरनेट शटडाउन कहते हैं। सरकार इंटरनेट बंद क्यों करती है, ये बात भी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि अफवाह को रोकने के लिए, दंगा भड़कने से रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। और कब लगाया जाता है इंटरनेट शटडाउन, क्यों लगाती है, इसका आंसर हो गया कब लगाया जाता है। तो जब राजनीतिक कारण से कोई बड़ी सभा का आयोजन हो रहा हो, या फिर हिंसक आंदोलन हो, सांप्रदायिक तनाव हो, धार्मिक जुलूस हो, या संवेदनशील घटनाएं हो, तो उस समय भ्रम को फैलाया न जा सके, इन सब से बचने के लिए सरकार इंटरनेट शटडाउन लगाती है। अब इसी में है कि कानून क्या कहता है। धारा 20 सेक्शन 2 बी क्या कहता है, ये कहता है कि केवल और केवल पब्लिक इमरजेंसी के समय, यानी सार्वजनिक आपातकाल हो या सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी का मामला हो, तभी इंटरनेट शटडाउन लगाया जा सकता है। और सरकार को इसके लिए लिखित रूप में बताना होता है कि उसने इंटरनेट शटडाउन क्यों किया है। चलिए आगे अब हम लोग अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर है भारत 6G एलायंस B6GA। खबर को पढ़ते हैं। भारत 6G गठबंधन, भारत 6G एलायंस, ठीक है, तो भारत 6G एलायंस का विस्तार होकर यह 90 सदस्यीय संगठन बन गया है। यानी ये जो B6GA है वो कितना सदस्यीय संगठन है, 90 सदस्यीय संगठन बन गया है। इसके सदस्यों में दूरसंचार सेवा प्रदाता, दूरसंचार उपकरण निर्माता, नवाचार आधारित नव उद्यम, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, शैक्षणिक संस्थान तथा दूरसंचार क्षेत्र के अन्य हितधारक शामिल होते हैं ये 90 सदस्यीय संगठन में। भारत का 6G एलायंस क्या है, यानी जिसको हम B6GA के नाम से जानते हैं, भारत 6G एलायंस। तो देखिए यह उद्योग और शिक्षा जगत के नेतृत्व वाली एक संस्था है। क्या है ये B6GA, क्या है, एक संस्था है, 90 सदस्यीय लोगों की एक संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में अनुसंधान, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार और स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 6G पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। यह एक सहयोगात्मक मंच है दूरसंचार उद्योग, शिक्षा जगत, नव उद्यम, अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों की पहचान करना, उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा नई तकनीकों के परीक्षण के लिए परीक्षण मंच, है ना, टेस्ट बेड्स विकसित करना है। खबर पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। गठबंधन के तहत 7 कार्य समूह गठित किए गए हैं, ठीक है, गठबंधन के तहत 7 कार्य समूह गठित किए गए हैं। पहला है 6G प्रौद्योगिकियां, दूसरा है स्पेक्ट्रम, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है उपयोग क्षेत्र एवं राजस्व स्रोत, पांचवा है उपकरण एवं घटक, छठा है हरित एवं सततता संबंधी पहलू, और सातवां है जनसंपर्क एवं पहुंच। यानी कि आपको समझना चाहिए कि B6GA क्या है। तो पहले तो समझ लीजिए कि B6GA एक 90 सदस्यीय संगठन है या संस्था है, फिर इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसका उद्देश्य है 6G तकनीक को डेवलप करना, 6G सेवा को विकसित करना। अब देखिए 6G क्या है, जैसे हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं 3G, 3G एक वजह से इंटरनेट आया, 4G की वजह से सोशल मीडिया और मतलब वीडियो और सोशल मीडिया आया, 5G की वजह से हाई स्पीड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, और 6G भविष्य में तेज और स्मार्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी होगा। यानी इसका स्पीड अभी जो हम लोग 5G यूज कर रहे हैं, इससे इसका अधिक स्पीड होगा। तो उद्देश्य क्या है? 6G तकनीक को विकसित करना। भारत में 6G तकनीक को विकसित करने के लिए ये B6GA अलायंस किया गया है। इनमें कौन कौन शामिल है? तो इनमें टेलीकॉम कंपनी है, जो मोबाइल उपकरण निर्माता हैं, या फिर जो स्टार्टअप हैं, जो नए नए उद्यमी हैं वो हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय है, IIT विश्वविद्यालय है, ये सब है। और गठबंधन के जो हैं वो 7 कार्य समूह निर्धारित किए गए हैं कि 7 क्षेत्रों में ये सभी काम करेंगे, जो हम लोग देखे हैं। पहला है कि 6G टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाए, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में, बिजनेस मॉडल के क्षेत्र में, इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, मतलब इक्विपमेंट भी बनाया जाए, कंपोनेंट्स बनाए बनाए जाए, ग्रीन और सस्टेनेबल 6G हो, ठीक है। और साथ ही साथ आउटरीच और अवेयरनेस भी बढ़ाया जाए। तो ये 7 क्षेत्र हैं जिसमें 90 सदस्यीय संगठन इस उद्देश्य से कार्य करेगी कि भारत में 6G तकनीक को विकसित किया जाए, 6G तकनीक को विकसित किया जाए। तो आज के द हिंदू में, हिंदू के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये विश्लेषण आपको आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आपको पूर्णतया सहयोग प्रदान करेगी। तो आज के क्लास में इतना ही, बस हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।